बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेग्जिट के हवाले से एक और अहम दिन। पार्लियामेंट में पेश करदा तरामीम पर अराकीन की जानिब से बहस व मुबाहिसा। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने बरतानिया के यूरोप से अलहदगी के अमल में इल्तवा का मुतालबा कर दिया। थेरेसा मे का ब्रेग्जिट डील पर दोबारा बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन से बात करने का ऐलान। ब्रसल्स को दिखा दें कि यूरोप से कैसी अलहदगी चाहते हैं। ब्रेग्जिट डील के हवाले से आयरिश बॉर्डर समेत तमाम मामलात वाज़ेह करने का आज अहम मौका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का अराकीन पार्लियामेंट से खिताब। बरतानिया में तैनात नए हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की हाई कमीशन में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहते हैं बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खदमात का जज्बा लेकर आए हैं। मसाइल हल करने के लिए दिन रात खदमत करेंगे। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान के इलाके लोरालई में वार हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों खुदकुश हमलावरों को हलाक कर दिया। 800 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। हमला DIG ऑफिस में पुलिस भर्ती के लिए इंटरव्यूज के दौरान किया गया। सानेहा साहिबाल पर वज़ीर-ए-आज़म जल्द जुडिशल कमीशन बनाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने खत लिख दिया। रहमान मलिक कहते हैं जवाब ना आया तो वरसा के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। जावेद अब्बासी बोले ये कैसे मुमकिन है कि मारने वाले ही तहकीकात करें। पुलिस की GIT मुस्तरद करते हैं। इजलास में अराकीन उलझ पड़े। खलील और ज़िशान के अहले खाना की भी इजलास में शिरकत। बड़ी मेहनत से पाला और पढ़ाया। अपनी बेटी को स्कूल लेके छोड़ के बताता पढ़ाता था। मारा क्यों? जिंदा पकड़ते। वो जो हिंदुस्तान का यसूस है उसको आपने जिंदा पकड़ा है ना, इसको नहीं पकड़ सकते हैं। दहशतगर्द के धब्बे के साथ कैसे जिंदा रहें? नन्ही बेटी को क्या जवाब देंगे? कायमा कमेटी इजलास में ज़ीशान की वालिदा के चुभते सवालात और मुतालबात। कहा सबूत मिलने तक ज़ीशान पर दहशतगर्द का लेबल उतारा जाए। मकतूल खलील के भाई बोले JIT पर एतबार नहीं, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। अवाम के जानोमाल की तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई अवाम का ताउन कलीदी अहमियत रखता है। बुनियादी चीज़ पुलिस के रवैयों में तब्दीली है। साने साहिबाल में 72 घंटे में जो एक्शन लिया इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है मुतासरा फैमिली की कोई शिकायत हमारे तक नहीं आई। पुलिस एहलकारों के रवैये बदलने से ही पुलिस कल्चर बदलेगा। वज़ीर आला का मसाइल जानने के लिए हर जिले में जाकर अवामी नुमाइंदों से मिलने का ऐलान। सफाई की नाक़िस इंतजामात पर DC टोबा टेक सिंह को हटा दिया। खलील के खानदान को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमजा शहबाज का बेगुनाहों के कत्ल में मुलव्विस अफराद को फांसी देने का मुतालबा। कहते हैं साहिबाल के वाक़े पर पर्दा पोशी और गुनाह छुपाने की कोशिश ना की जाए। कौम एहतसाब चाहती है। 72 घंटे में एक्शन का कहने वाले उस्मान बुज़दार वरसा के मुतालबे पर खामोश क्यों हो गए?
सानेहा साहिवाल के मुतासिरीन के वकील को धमकी-आमेज कॉल CTD ऑफिसर ने नहीं, एक दोस्त ने की। 92 न्यूज तफसीलात सामने ले आया। शहबाज हैदर को डॉक्टर हमायूं तैमूर ने फोन किया था। हमायूं तैमूर का कहना है कॉल मजाक में की। शहबाज ने नाजायज फायदा उठाया, पूरी कॉल मीडिया को नहीं सुनाई। मकसद इदारों को बदनाम करना और थ्रेट के नाम पर सिक्योरिटी हासिल करना था। सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। ये वादे जो है ये खान साहब ने खुद किया, हर वादा झूठा निकला। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से, हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। 18वीं आईनी तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे लॉन्ग मार्च ही करना पड़े। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर सियासी जमात से मिलकर चलने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। उन्हें चैलेंज है गम्बेट के इंस्टीट्यूट जैसा इदारा खैबर पख्तूनख्वा में बनाकर दिखाएं। आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सियासी लड़ाई अदालत क्यों ले आते हैं? ऐसी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। आपका मुतालिका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। आइंदा समाअत पर मुतमईन करें कि इतने अहम केसेस छोड़कर इन दरख्वास्तों को क्यों सुने। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। हमारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। आसिफ अली जरदारी 62(1)F में तायाद नाअहल होंगे। केस समाअत के लिए कबूल हो गया है। असासे जरदारी साहब आपने छुपाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको छोड़ने वाली नहीं है। आसिफ जरदारी ने अपने असासे छुपाए, ताहयात नाअहल होंगे। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार की मीडिया गुफ्तगू। खुर्रमशेर जमान बोले हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होना कौम के लिए खुशखबरी है। पक्के शवाहिद मौजूद हैं, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। PTI मिडलैंड्स की तरफ से वज़ीर तालीम KPK ज़ियाउल्लाह खान बंगिश के एजाज़ में इशाया। कहते हैं KPK में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज कर दिया। पार्टी अहदेदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का PTI हुकूमत की तालीम और टूरिज्म को फ़रोग़ देने की पॉलिसी का खैर मकदम। हर चांद के आका ने बना है तेरा कशकोल, कम ज़र्फ़ न बने हाथ बना और भी कुछ मांग। बॉलसोल की जामिया गौसिया मस्जिद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल। मौलाना मोहम्मद शबीर सयालवी और मारूफ नाथ खां, अवैस रजा कादरी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ UK के न्यूज़ बुलेटिन से मैं हूं माहम जाहिद और हमारा साथ देंगी इकरा बुखारी। 9 बजे के बुलेटिन का आगाज़ करते हैं ब्रेक्जिट डील पर पेश की गई तरामीम पर वोटिंग से। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट में ताख़ीर समेत मुख्तलिफ जमातों की जानिब से पेश करता 7 में से 5 तरामीम को मुस्तरद कर दिया। जर्मी कॉर्बिन की इनखला में ताख़ीर, नो डील ब्रेक्जिट रोकने और कस्टम यूनियन के क़याम की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहली तरमीम ऑपोजिशन लीडर जेरमी कॉर्बिन ने पेश की, जिसमें नो डील ब्रेक्जिट खत्म करने और कस्टम यूनियन के कयाम का मुतालबा किया गया था। दूसरी तरमीम में आर्टिकल 50 में तोसी और स्कॉटलैंड को यूरोपीय यूनियन में शामिल रखने का मुतालबा किया गया।
वो भी मुस्तरद हुई। इस तरमीम के हक में 39, मुखालफत में 327 वोट पड़े। ब्रेक्जिट डील के मुतबादिल हल और उस पर 6 रोज तक बहस के लिए वोटिंग की तरमीम के हक में 301 जबकि मुखालफत में 321 वोट पड़े। कोपर की ब्रेक्जिट में 9 माह की ताखीर की तरमीम को भी मंजूरी ना मिली। ब्रेक्जिट डील पर होने वाले उतार चढ़ाव पर तबादला ख्याल के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बरतानिया से माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक साहिब और माहिर कानून आसिम सलमान साहिब। सबसे पहले बात करेंगे अमजद मलिक साहिब से। आज पार्लियामेंट में 7 तरमीमी बिल पेश किए गए, इन बिल्स के हवाले से आपकी क्या राय है, बताइएगा। ब्रेक्जिट डील पर होने वाले उतार चढ़ाव पर तबादला ख्याल के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बरतानिया से माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और माहिर कानून आसिम सुलेमान साहब। तो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, पहले आप बताइएगा कि आज पार्लियामेंट में 7 तरमीमी बिल पेश किए गए, इन बिल्स के हवाले से आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया। समझता हूँ कि ये क्योंकि ब्रेक्जिट के ऊपर पहले जो वोट था वो इसके मुखालिफ गया था और बल्कि रिकॉर्ड मुखालिफ गया था कि 202 वोट सिर्फ ले सकी थी थीसा मे और 432 वोट उनके मुखालिफ आए थे। तो उस शिकस्त के बाद ये जरूरी था कि कोई ऐसी तरमीम या ऐसा मुतबादिल बिल लाया जाए जो हाउस को काबिल कबूल हो। तो उस सिलसिले में सर ग्रैहम जो है रीडी, उन्होंने अपनी तरमीम लाए जो मुतबादिल प्रपोजल होगा जो वो हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर करवाने के बाद यूरोप को पेश करेंगे जाके कि ये है अल्टरनेट डील। और दूसरी तरफ जो दूसरे मेंबर ने पार्लियामेंट हैं जैसे लेबर की यूवेट कूपर है, वो चाह रही हैं कि इसको ले जाएं, दिसंबर तक लेके जाएं। वो इस अमेंडमेंट प्रपोज कर रही हैं कि हम 8-9 माह और लें ताकि हम इसको गौर गौश करने के बाद इसको अप्रूव करके फिर यूरोप के पास जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा करेंगे तो वो जो ऑलरेडी 29 मार्च 2009 की डेडलाइन 19 की डेडलाइन है वो मौके के लिए खत्म हो जाएगी और फिर आपको वापस यूरोप जाना पड़ेगा कि वो जो 2 साल का नोटिस दिया हुआ है उसको आगे किया जाए। अमजद मलिक साहिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आसिम सलमान से जानेंगे, बताइएगा क्या तरमीम के बाद वज़ीर-ए-आज़म निज़ामी की मुश्किलात आसान हो जाएंगी? पहली बात यह है कि आज देखना ये पड़ेगा कि जो 7 अमेंडमेंट जिनके ऊपर डिबेट होगी और उनके ऊपर वोटिंग होगी, उनमें से कौन सा ऐसा बिल है, अमेंडमेंट है जिसके ऊपर जनसना वोटिंग होती है और प्रपोज किया जाता है और पार्लियामेंट उसको पास करती है। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या मुश्किलात थीसा मे के लिए आसान हो जाएंगी या नहीं होंगी। लेकिन करंट जो सिचुएशन है वो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो टाइम फ्रेम यूरोपियन पार्लियामेंट ने सेट किया है उसके मुताबिक यूके को जो डील है, जो बिल है वो पास करवाना है पार्लियामेंट से अंटिल 11 फरवरी। अगर वो नहीं होता तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो जो है ना हार्ड ब्रेक्सिट की तरफ हम जा रहे हैं, नो डील की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जो 7 अमेंडमेंट है उसमें वेरियस प्लान हैं, जिसमें से एक प्लान ये भी है कि जो है इसको एक्सटेंशन दी जाए आर्टिकल 50 को अंटिल 31 दिसंबर, जिसमें मजीद टाइम मिल जाए और इससे पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि हार्ड ब्रेक्सिट ना हो। जो आरिश जो बैकस्टॉप है उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी मजीद तजावीज़ भी आ जाएं और जो फ्रिक्शनलेस और बॉर्डरलेस जो है पोजीशन, जो करंट सिचुएशन है उसको भी मेंटेन किया जाए बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरिश रिपब्लिक। तो ये काफ़ी सारी सिचुएशन है, अगर ये एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर आसानी हो जाएगी। जी आसिम सलमान साहिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अमजद मलिक से जानेंगे, बताइएगा आज की कार्रवाई के बाद निज़ाम हुकूमत का अगला मुमकिन लाहे अमल क्या होगा? कोशिश करेंगे कि जो मुतबादिल बिल है उसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए, क्योंकि अगर ये हाउस ऑफ कॉमन से यहाँ से पार्लियामान से एतमाद लेके यूरोप नहीं जाती तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये बात आगे बढ़ेगी। देखना ये भी पड़ेगा कि क्या यूरोप भी इनका जो मुतफिका मुतबादल पैकेज है उसको कबूल भी करता है कि नहीं। जो अमेंडमेंट प्रपोज होती हैं क्या उनके ऊपर यूरोप रीनेगोशिएट करने के लिए भी तैयार है कि नहीं। तो देखना यह है कि पहले इन हाउस को क्या लेके आती हैं मुतबादल पैकेज और क्या उसके ऊपर हाउस अग्री करता है, और अगर नहीं करता
तो ऑल्टरनेट क्या सजेशंस आती हैं? अगर ये डिले होता है तो कितना डिले होगा? दिसंबर तक जाता है तो फिर मई की पोजीशन क्या रह जाएगी? और अगर दिसंबर तक नहीं जाता और बिल्कुल यही फेल हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में क्राइसिस डेवलप होगा, जिसके लिए फिर तमाम पार्टियों को मिलकर कोई ऐसा लायबल बनाना पड़ेगा कि वो इस क्वागमायर से निकले, क्योंकि ये फिर फर्दर इकोनॉमी और दूसरे इश्यूज को, हसास मामला को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। फिर ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड वाली चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी, फिर इमिग्रेशन, डिफेंस और इक्तिसादी जो ताउन है उसके ऊपर मसाइल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जो भी दोनों तरफ के जो सर ग्राहम ब्रैडी की जो। अच्छा सलमान साहिब, ये भी बताइएगा कि टेरेसा मे कहती हैं यूरोपीय यूनियन को ब्रेक्जिट डील पर दोबारा बातचीत के लिए आमादा करेंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन इस बात पर करने से इनकारी है। तो क्या अब भी यूरोपीय यूनियन की आमादगी हासिल करने की कोशिश करेंगी? मेरे ख्याल में वो आमादगी हासिल करने की वो जरूर कोशिश करेंगी, और ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। वो पहले ही कह चुकी है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वो ऐसे नहीं करेंगे। ये सिचुएशन जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और थेरेसा मे के लिए भी, और गिवन के भी 31 मार्च है, इसमें हमने डेट ऑलरेडी सेट है, 11 फरवरी तक हमने डील जो पार्लियामेंट से पास करना है। तो ये बहुत ही कैओस बना हुआ है। तो अगर आज, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी बिल पे अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो होना ये चाहिए कि ये हमें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये जो बड़ी पार्टीज हैं इनको एग्री करना चाहिए कि हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि कंजर्वेटिव एंड लेबर, इन दोनों पार्टीज के जो एमपीज हैं वो डिवाइडेड हैं। किसी भी पार्टी का एक ऐसा एजेंडा नहीं है कि जिसके तमाम एमपीज उस एजेंडे के ऊपर एग्री हो, और इसी वजह से हमें जो है ना तो थेरेसा मे को पहले भी डिफीट हुई, और आज भी यही लग रहा है कि चांसेस हैं कि शायद किसी भी जो बिल है वो पास ना किया जा सके। तो चूंकि पार्टीज ऑलरेडी डिवाइडेड हैं और उनके एमपीज ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, तो बेहतर यही है कि ये जो राय है कि भी हमें क्या करना चाहिए, ये इसके लिए अवाम की तरफ जाना चाहिए, अवाम से फैसला लेना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं, और उसके लिए दोबारा इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो उससे हमें एक ज्यादा लाएअमल मिल जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आई थिंक कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो भी काफी जो है ना वो फ्लेक्सिबल होगी। गिव देम अनदर चांस, गिव देम मोर टाइम टू नेगोशिएट। सही, बिल्कुल। यानी में ब्रेक्जिट के हवाले से अहम दिन, इसी पर मजीद बात करेंगे ब्रिटिश यूथ लीडर अली मोहसिन हाशमी से। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि ऑपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन ने नो डील ब्रेक्जिट खत्म करने का बिल पेश किया, जबकि वह यूरोप से इनखला के अमल का इल्तवा भी चाहते हैं। क्या ताखीर मसाइल का हल है? थैंक यू जी। देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को ज़हन में रखें तो आपको याद होगा कि अभी थोड़ा अर्सा पहले टेरेसा मे द प्राइम मिनिस्टर जो थी, इन्होंने जो करंट डील है जिसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, करंट डील जो कि पार्लियामेंट में वोट की गई थी, तो उसमें ओवर 400 वोट्स के साथ इस डील को रिजेक्ट कर दिया गया था। और जैसे ये डील इतने हैवी मार्जिन के साथ रिजेक्ट हुई थी, तो जेरेमी कोर्बिन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रेजेंट किया अपनी पार्टी को, और फौरन इन्होंने टेबल किया मोशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया तो उसके बाद टेरेसा मे वन द मेजॉरिटी बाय 19 वोट। अब जैसे ही टेरेसा मे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अपनी पार्टी की प्रीमियरशिप जो है मेंटेन कर सकी, उसके बाद फिर उन्होंने एक एड्रेस किया था। आपको याद होगा, आपके टेलीविजन पर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि उस एड्रेस में उन्होंने ऑफर किया था तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, तमाम पार्टी को, कि आप मेरे साथ बैठिए। इस पार्टी की जो पोजीशन थी, ये डील की जो पोजीशन थी, जिसको आप लोगों ने यूनानिमसली बहुत मेजर मार्जिन के साथ रिजेक्ट किया था, आप इस डील की अमेंडमेंट्स पेश करें, आप मेरे साथ बैठें, आप मुझे बताएं एज ए पार्टी लीडर्स कि आप क्या चाहते हैं। अब उसी पार्टी लीडर्स की ऑफर, प्राइम मिनिस्टर की ऑफर पे पार्टी लीडर्स ने अपनी तरफ से अमेंडमेंट्स ऑफर की। अब वो तकरीबन देयर आर 9 और 11 अमेंडमेंट्स व्हिच वर प्रेजेंटेड, लेकिन आज स्पीकर ने 7 अमेंडमेंट्स को चूज किया। आपका क्वेश्चन था जेरेमी कोर्बिन की अमेंडमेंट के हवाले से। जो जेरेमी कोर्बिन ने अपनी अमेंडमेंट प्रेजेंट की है, जेरेमी कोर्बिन ने सबसे पहले वही बात रिपीट की जो उन्होंने उस दिन रिपीट की थी जिस दिन उनका मोशन फेल हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, कि अगर तो हम नो डील को इक्वेशन से निकाल दें, क्योंकि टेरेसा मे ने कहा है कि हमारी
बार्गेनिंग चिप ही नो डील है। अगर हम यूरोप को ये नहीं डराएंगे कि हम बगैर डील के छोड़ देंगे यूरोप, तब तक यूरोप हमारी डील को रिव्यू नहीं करेगा। और जेरेमी कोर्बिन, जो कि हकीकत ये है और पॉलिटिकल हल्के में भी यही बात कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है कि जेरेमी कोर्बिन दर हकीकत एक यूरोपियन सेंट्रिक लीडर हैं जो कि यूरोप को फेवर करते हैं और वो यूरोप नहीं चाहते कि यूरोप को छोड़ा जाए। वो कस्टम्स यूनियन की भी अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं। हाशमी साहब, ये कहिएगा कि रुकने पार्लियामेंट बेटी कोपर ने तरमीम पेश की थी कि ब्रेक्जिट का कंट्रोल वज़ीर-ए-आज़म से लेकर पार्लियामेंट को तफवीज़ किया जाए, तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, इवेट कूपर की जो अमेंडमेंट है, विच वाज द थर्ड अमेंडमेंट टुडे, इवेट कूपर की अमेंडमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने कहा है कि आप अपना आर्टिकल 50 जो आपने आज से 2 साल पहले रिवोक किया था, 29 मार्च को इसकी एक्सिक्यूशन डेट है, आप इस डेट को डिले करें, आप इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 लेकर जाएं। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसके पीछे उसके साथ 70 MPs हैं जो इवेट कूपर को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप आर्टिकल 50 को एक्सटेंड कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019, आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के भी इलेक्शन में आ रहे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है यूरोप को कि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द इलेक्शन फॉर यूरोपियन पार्लियामेंट, तो फिर आपके पास ये एक कैरेट डैंगल करते हैं कि आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को, जो कि एक और चैलेंज पोज करेगी, और हकीकत में इवेट कूपर की ये जो अमेंडमेंट है जिसके ऊपर आज वोट होगा, मेरे ख्याल में 3 अमेंडमेंट्स जो हैं वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की हामिल है, जिसको इस वक्त एनालिस्ट भी एग्री कर रहे हैं। नंबर 1 इज ग्रेम ब्रेडी की अमेंडमेंट, जो 7th अमेंडमेंट थी आज प्रपोज हुई आज की डिबेट्स में, वो अगर पास हो जाती है तो कंजर्वेटिव्स को इसको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी और दे विल हैव द बैकस्टॉप इशू फॉर आयरलैंड सॉर्टेड। अगर इवेट कूपर की अमेंडमेंट भी पास हो जाती है तो एक मेजर डेडलॉक दोबारा क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू कोज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। सही। पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट के हवाले से अहम दिन है। इसी हवाले से बात करने के लिए आयरलैंड से हमारे साथ मौजूद है आलमी उमूर पर गहरी नजर रखने वाली ज़हरा नुमान और माहिर मौइशत इरफान हमीद। सबसे पहले बात करते हैं ज़हरा नुमान से। ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि कंजर्वेटिव MP ग्राहम ब्रेडी ने नॉर्दर्न आयरिश बैकस्टॉप को ख़त्म करके मुतबादिल इंतजामात की तरमीम पेश की है। क्या तरमीम आयरिश अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं, बिल्कुल, ताकि जो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहा है उसके बाद हम आयरलैंड की सूरत हाल को भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त आयरलैंड में नहीं इंग्लैंड में हूँ, तो मैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। तो स्पीकर ने जिन 7 तरामीम को, अमेंडमेंट्स को चूज़ किया है, उन पर इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त उन पर डिबेट हो रही है, और उनमें उन 7 तरामीम में से एक तरमीम जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर हैं उनकी है, जेरेमी कॉर्बिन की है। इसके अलावा लेबर की MP मिस कूपर की है, लेबर की MP की रेचल की है। तो इन सारों के बारे में, ये जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैं, इनके उसके बारे में बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने जब हाउस ओपन हुआ तो उसने ये कहा है कि वो ये चाहती है कि पूरा हाउस, जो मैं एक प्रॉपर मैंडेट के साथ, जुमेरात को जो वो ब्रसेल्स जा रही हैं, तो मैं प्रॉपर मैंडेट के साथ जाऊं, और वो ये चाहती हैं कि जो डील है उसको रिवाइज करने के बाद जितनी जल्दी हो सके वो लेकर ब्रसेल्स जाएं, ताकि UK अपने जो फवायद हैं वो ना खोए। जो तरमीम जिन पर इस वक्त बहस हो रही है, उसमें अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की जो है वो ये कह रहे हैं कि जो नो डील है वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, ज़हरा साहिबा बताइएगा कि अगर बैकस्टॉप खत्म नहीं होता तो इस सूरत में आयरिश लोगों का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? देखिए, आयरिश लोगों के का ज़ाहिर बात है, ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड है उसकी जो सिचुएशन है, तो आम आवाम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन लोगों को एक बहुत प्रोसेस में जाना पड़ेगा, वीज़ास करने पड़ेंगे, बिजनेस उससे डिस्टर्ब होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, तो ज़ाहिर बात है वो उससे खुश तो नहीं होंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो आयरलैंड की सिचुएशन है उस पर ख़ास तौर पर जो बैकड्रॉप है उसको वो नहीं चाहती हैं, क्योंकि हार्ड बॉर्डर का जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाए, और वो चाहते हैं लोगों के लिए। ज़ाहिर बात है इसमें मसाइल होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे आ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़हरा नुमान साहिबा आपके वक्त का। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट न्यूज़ UK।
बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट के हवाले से एक और अहम दिन। स्पीकर जॉन बेरको ने अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से पेश करदा 7 तरामीम का वोटिंग के लिए इंतखाब किया। ये 7 तरामीम क्या हैं और किन लोगों की जानिब से पेश की गई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट। बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील में तब्दीलियों के लिए दर्जनों तरामीमी बिल पेश किए गए थे, जिनमें से स्पीकर बेरको ने 7 पर वोटिंग कराने का फैसला किया। पहली तरमीम लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन की जानिब से पेश की गई, जिसमें नो डील ब्रेक्जिट खत्म करने और कस्टम यूनियन के क़याम का मुतालबा किया गया। लेबर पार्टी की ही रहनुमा यूएट कोपर की पेश करदा तरमीम में कहा गया, अगर वजीर आजम टेरेसा मे की डील मंजूर नहीं होती तो आर्टिकल 50 में तोसी की जाए ताकि यूरोपीय यूनियन से मुअस्सर अंदाज में मुज़ाकरात किए जा सकें। इस तरमीम को 70 से ज़ायद अराकीन की हिमायत हासिल है। एक और तरमीम टोरी पार्टी के सीनियर रहनुमा सरग्राम ब्रैडी ने पेश की, जिसमें आयरलैंड के साथ हार्ड बॉर्डर से बचने के लिए मुतबादिल इंतजामात करने का मुतालबा किया गया। इस तरमीम को वज़ीर आज़म टेरेसा मे की हिमायत भी हासिल है। टोरी मेंबर पार्लियामेंट कैरोलाइन सेपलमैन की तरमीम में भी यूरोपीय यूनियन से बगैर डील अलहदा न होने का मुतालबा किया गया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की तरमीम में आर्टिकल 50 में तोसी और नो डील की शर्त खत्म करने की बात की गई। इस तरह की एक और तरमीम लेबर रहनुमा रीचल ने पेश की, जिसमें 26 फरवरी तक डील मंजूर न होने की सूरत में आर्टिकल 50 में 2 साल की तोसी का मुतालबा किया गया। टोरी रुकन पार्लियामेंट डोमिनिक ग्रेव ने अपनी तरमीम में ब्रेक्जिट डील पर ईवान को बाख्तियार बनाने का मुतालबा किया। ये डील मंजूर होती है तो पार्लियामेंट के पास मुतबादिल डील पेश करने के अलावा दोबारा रेफरेंडम कराने का इख्तियार होगा। ब्रसेल्स को दिखा दे कि यूरोप से कैसी अलहदगी चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे का अराकीन पार्लियामेंट से खिताब, कहा ब्रेक्जिट डील के हवाले से आयरिश बॉर्डर समेत तमाम मामलात वाज़ेह करने का आज अहम मौका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Mr. Speaker, I beg to move the motion on the order paper standing in my name. Mr. Speaker, over the past few weeks, this House has left no one in any doubt about what it does not want. It does not want to leave the EU without a deal because that would hurt our economy and disrupt people's lives. It does not want to hold a general election because it would waste time, increase division and solve none of the problems we face. Indeed, this House renewed its confidence in Her Majesty's government a fortnight ago. Neither do I see anything approaching a majority across the House to hold a second referendum. But I also accept that this House does not want the deal I put before it in the form that it currently exists. The vote was decisive and I listened. So the world knows what this House does not want. Today, we need to send an emphatic message about what we do want. A good deal that sets us on course for a bright future. And today, we have the chance to show the European Union what it will take to get a deal through this House of Commons. What it will take to move beyond the confusion and division and uncertainty that now hangs over us and onto the bright, new, close, open relationship that we want to build and can build with our European friends in the years ahead. Because we retain absolutely our commitment to have a way of ensuring that we deliver on the commitment for no hard border between Northern Ireland and Ireland. But he might have noticed that actually we lost a vote, and we've been listening to members across this House. We've been listening to members across this House. He can't, he and his honourable and right honourable friends say to me that I must recognise that we lost a vote. Yes, that's why we're here, looking at what it will take to ensure we get a deal through this House. So, here we are. Mr. Speaker, I'd now like to turn to the amendment from my right honourable and learned friend, the member for Beaconsfield, and the right honourable member for Normanton, Pontefract and Castleford. Now, I understand the concerns that have led to these amendments being tabled, but I have the most profound doubts about the consequences they would lead to. Both amendments seek to create and exploit mechanisms that allow Parliament to usurp the proper role of the executive.
Such actions would be unprecedented and could have far-reaching and long-term implications for the way the United Kingdom is governed and for the balance of powers and responsibilities in our democratic institutions. And I'm sure that as former Ministers of the Crown, both of these right honourable members must know this. So while I do not question their sincerity in trying to avoid a no-deal Brexit, to seek to achieve this through such means is, I believe, deeply misguided and not a responsible course of action. On the other side, in terms of the European Union, to agree a deal with the United Kingdom, but what they clearly said when the meaningful vote was lost, they wanted to know what it was the UK wanted to see happening in relation to the deal. That's an opportunity that we have today. This amendment will give the mandate I need to negotiate with Brussels, an arrangement that commands a majority in this House. One that ensures we leave with a deal and addresses the House's concerns while guaranteeing no return to the hard border between Northern Ireland and Ireland. What I'm talking about is not a further exchange of letters, but a significant and legally binding change to the withdrawal agreement. बरतानवी ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने बरतानिया के यूरोप से अलहदगी के अमल में इल्तवा का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट में पेश की गई तरमीम के हवाले से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Mr. Speaker, it's quite clear to me that the first duty we have is to block a disastrous no deal. And I hope that amendments to that effect will indeed be carried by the House later this evening. Labour's amendment, which stands in my name and those of my colleagues, starts, Mr. Speaker, by calling for sufficient time for Parliament to vote on options that prevent leaving with no deal. But whatever happens in the votes that follow, it has now become inevitable that the government will have to extend Article 50 in any scenario. Even if the Prime Minister's deal were to somehow achieve a majority in this House next month, there is no chance that the necessary legislation, primary legislation and an extensive category of secondary legislation, I believe there are over 600 statutory instruments, could clear this place between now and the 29th of March. Mr. Speaker, the Home Secretary has gone further and called for a free vote on the amendment tabled by my right honourable friend, the member for Normanton, Pontefract and Castleford. The Labour Party will back that amendment tonight because to crash out without a deal would be deeply damaging for industry and economy. That's why the Chancellor says it would be irresponsible. I say to my right honourable friend now that in backing her amendment, we are backing a short window of 3 months to allow time for renegotiation. ब्रेक्जिट पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की बहस के दौरान पार्लियामेंट के बाहर ब्रेक्जिट के हामी और मुखालिफिन एहतजाज करते रहे। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से भी बातचीत की है और वोटिंग के दौरान मुजाहिरीन ने क्या कहा है, उनके तासुरात आप भी देखिए। Well, to push for remaining, it's the best deal we have. We don't want this suicide. It's totally destructive. No food, no jobs. It's absolute chaos. I'm here today because I think the majority of Britons are actually good people who want to be kind to other people who live here, wherever they're from. And I saw some of the stuff from the leavers and the angry people yesterday on the internet, and I just thought, enough. The normal people have got to come out here too. Well, I think nobody quite knows what's going to happen in Parliament today. There's many amendments that are being looked at, and we don't know which one will go through. What I'm hoping personally is that Article 50 will be delayed so we can have further discussions how to proceed on Brexit. I personally am a great lover of Europe. I want us to stay in Europe. And what I'm hoping is that we will eventually get a people's vote which will allow us to vote again. Now we know what we're letting ourselves in for. Why am I here today? Well, I just thought I should be present to lend my support to the Remain, because I believe that the UK benefits and has a responsibility towards the rest of Europe.
It's seen as a really huge leave area, where in fact we go out every weekend around the North East, including Sunderland, which is seen worldwide as this huge leave area. And even there, the majority of people say they want a people's vote because it's going so badly. And the North East of England will be the worst affected from the fallout of Brexit, so that's why opinion has changed so much. So it was important that we're represented here today. I think we should leave now. I think we should have a no deal, and that we can then trade on WTO terms and make our own way. And I think that now people voted, that's what we deserve. मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अहम खबर आपको दें, अम दुश्मनों का बलोचिस्तान के इलाके लोरालाई में वार। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद जबकि 21 जख्मी हो गए। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों खुदकुश हमलावरों को हलाक कर दिया। 800 से जायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हमला डीआईजी ऑफिस में पुलिस भर्ती के लिए इंटरव्यूज के दौरान किया गया। लोरालाई में डीआईजी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला। आईएसपीआर का कहना है कि कॉम्प्लेक्स को दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ डीआईजी ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों को निशाना बनाया और तमाम दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक कंपाउंड में पुलिस भर्ती के लिए मौजूद तमाम 800 उम्मीदवारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तीन खुदकुश बमबारों ने सिपहर को डीआईजी ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने एक दहशतगर्द को निशाना बनाया, जबकि पुलिस की भरपूर कार्रवाई पर हमला आवरों ने फायरिंग की और एक कमरे में दाखिल हो गए। ताहम अब कॉम्प्लेक्स को क्लियर करवा लिया गया है और तमाम दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जख्मियों को सीएमएच कोयटा मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि खून के प्यासों के हमले के नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने डीआईजी ऑफिस को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां पुलिस एहलकारों की भर्ती के लिए टेस्ट जारी थे। दहशतगर्दों ने हमले के दौरान शदीद फायरिंग भी की, जबकि 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना है कि 3 से 4 दहशतगर्दों ने डीआईजी ऑफिस पर हमला किया, जिनमें से 2 ने खुदकुश धमाके से अपने आप को उड़ाया। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, नैयर हुसैन बुखारी और दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने लोरालाई में दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मुज़ामत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआईजी कॉम्प्लेक्स को क्लियर करार दे दिया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द मारे गए। कंपाउंड में पुलिस भर्ती के लिए मौजूद तमाम 800 उम्मीदवारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिपहर 3 मुसल्लह खुदकुश हमला आवरों ने डीआईजी पुलिस दफ्तर में दाखिले की कोशिश की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा आईएसपीआर की जानिब से मजीद इस हमले के बारे में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, लोरालाई में डीआईजी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमला जो है वो नाकाम बना के आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दफा फिर मुल्क को एक बड़े अलमिये से बचा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआईजी कॉम्प्लेक्स को क्लियर करार दे दिया है। इस ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक कंपाउंड में पुलिस में भर्ती के लिए मौजूद तमाम 800 उम्मीदवारों को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दोपहर 3 बजे के करीब जो है मुसल्लह खुदकुश हमला आवरों ने डीआईजी पुलिस दफ्तर में दाखिले की कोशिश की, जिसके जवाब में जो है बलूचिस्तान पुलिस ने जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को निशाना बनाया और पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया। पुलिस के जवाब पर जो है वो बकिया 2 खुदकुश हमलावर जो हैं वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए
पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और एक कमरे में दाखिल हुए। इसके नतीजे में जो है वो पुलिस वहां पे मौजूद ड्यूटी पुलिस पे मौजूद जो है वो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने फायरिंग की और दिफा किया। इस मौके पे जो है वो तकरीबन दहशतगर्द कार्रवाई में 9 अफराद शहीद हुए और 21 जख्मी हुए। शुहदा में 3 पुलिस एहलकार, 5 सिविलियन मुलाजमीन, 1 उम्मीदवार शामिल है, जबकि जख्मियों में 12 पुलिस एहलकार, भर्ती के लिए आए हुए 9 उम्मीदवार जो है वो शामिल हैं। इंतजामिया ने पाक आर्मी और FC बलोचिस्तान को जो है वो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने खुदकुश हमला आवर को भी निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में नए तायुनात होने वाले हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की हाई कमीशन में सहाफ़ियों को पहली ब्रीफिंग। कहा बरतानिया में पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, जबकि जेलों में कैद पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल कानूनी मुआवनत की जाएगी। तफसीलात बताएंगे गुलाम हुसैन अवान इस रिपोर्ट में। बरतानिया में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की लंदन हाई कमीशन में सहाफ़ियों को पहली ब्रीफिंग। कहा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं, मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हाई कमीशन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात करेगा। तो पाकिस्तान का नाम जो है कहीं पे भी 7th प्लेस से नीचे नहीं है। किसी किस्म के डिपॉजिट्स हों तो कहीं नंबर 1 है, कहीं नंबर 2 है, कहीं नंबर 3 है। मैक्सिमम अगर हम बहुत दूर जाते हैं तो 7 नंबर तक जाते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको उजागर करना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारे मुंसलिक है इन्वेस्टमेंट भी और इकनॉमिक स्ट्रेंथ भी। उन्होंने कहा वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में मीडिया नुमाइंदों को चंद रोज़ में ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हुकूमती कोशिशों से भी आगाह करेंगे। ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत एफ्लुएंट हैं और मैं चाहूँगा कि उनको पाकिस्तान के साथ जो इक़्तिसादी तौर पर हम उसको उसकी स्ट्रेंथ में ऐड करना चाहते हैं, उनका रोल एक बढ़ा सके। इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनको उनकी पार्टिसिपेशन हो। नफीस ज़करिया के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में लंदन में भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने वीज़ा सर्विस, नादरा कार्ड के लिए सिस्टम को बेहतर करने, पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर राग़िब करने के हवाले से भी बातचीत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। PTI मिडलैंड्स की तरफ से वज़ीर तालीम KP के ज़ियाउल्लाह खान बंगिश के एजाज़ में इशाइये का इनेकाद किया गया, जिसमें PTI के अहदेदारों, कम्युनिटी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स की जानिब से वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल्लाह बंगिश के एजाज में इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि हमने KPK में मदरसा, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और सरकारी स्कूलों का निसाब एक कर दिया है। तालीमी निज़ाम में जो फर्क था उसे खत्म कर दिया गया है। हम अब ये कर रहे हैं कि जितनी भी मदारिस हैं उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ उनको रजिस्टर उसको किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी बासित शाह, मिडलैंड्स के सदर आबिद जमान खटक और दीगर ने वजीर तालीम को खुशामदीद कहते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि PTI हुकूमत ने तालीम और टूरिज्म को फरोग देना शुरू कर दिया है। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तकरीब के इनेकाद को सराहा और अपने तासुरात का इजहार किया। तालीमी निज़ाम के बारे में दो नई एक तालीमी निज़ाम जो कि बहुत खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह PTI की गवर्नमेंट यही तालीमी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेगी। पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरीके से अपने स्किल्स को अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो एजुकेशन में तब्दीली आने वाली है और पिछले 5 सालों में जो तब्दीली KPK में हुई है उसके हवाले से यहाँ के कम्युनिटी को ब्रीफ किया गया है। दो नहीं एक पाकिस्तान एक निसाब हर स्कूल में जो है वो कायम किया जाएगा। और सेकंड हमने उनसे एक और बात की, हमने जो साहिवाल का जो वाकया था उसमें हम लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं और हम चाहते हैं कि जो इस पे पीछे इसके लोग हैं उनको सामने लाया जाए, उनको सजा दी जाए। इस दौरान वजीर तालीम KPK ज़ियाउल्लाह बंगिश ने सहाफियों के सवालात के जवाबात में कहा कि सानेहा इस साहिवाल के बाद हमारी कोशिश है कि पुलिस सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
वॉल्सॉल की जामिया गौसिया बर्शल मस्जिद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के उर्स मुबारक की मुनासबत से एक रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इरफान अहमद फराज अपनी रिपोर्ट में। हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। वालसल में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्से गौसुल आजम की मुनासबत से महफिल का इनेकाद हुआ। मेहमान खसूसी मौलाना मोहम्मद शब्बीर सियालवी और नातख्वां अवैस रजा कादरी थे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर एक को किसी को 1, 2, 4, 10, 15 मौजिज़ात अता हुए। हर नबी हर रसूल को जितने भी मौजिज़ात अता हुए वो सब के सब जमा करके अल्लाह सुब्हान ताला ने उसी सूरत में या उससे बेहतर सूरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अवैस रजा कादरी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश करके शुरका के कलूब को मुनव्वर किया। इस मौका पर उलमा इकराम का कहना था कि नौजवान नस्ल के लिए जरूरी है कि वो मसाजिद का रुख करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के असल मकसद से रोशनास हो सकें। इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल में जो औलियाए किराम का तरीक है, जो औलियाए किराम ने इस्लाम का पुरअमन मैसेज पूरी दुनिया में दिया है, ये मैसेज जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में आगे मुंतकिल हो। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम माशाल्लाह। बड़ी जितनी भी लोकल कम्युनिटी है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारी मस्जिद कमेटी ने बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज अवैस रजा कादरी साहब की नात हुई। इसके साथ साथ में बड़ा खूबसूरत इंग्लिश में बयान हुआ। तो जितने भी ज़्यादा प्रोग्राम किए जाएँ आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सिलसिले में, हुज़ूर गौसे आज़म की 11वीं के सिलसिले में, तो हमारी यंग आने वाली जनरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसी महफ़िल में जहाँ मैं इंग्लिश में बयानात हूँ तो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल की इस्लाह हो सके। उनका मजीद कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स से नौजवान नस्ल में औलिया अल्लाह का तरीक और पैगाम फैलाया जा सकता है। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। इरफान अहमद फराज, वालसल, बरतानिया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।